हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 60 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ये केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग का ये 5वां यूनिट चालू हो रहा है। उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है इस चैप्टर को, और किस प्रकार से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, किस प्रकार से समझाए जा रहे हैं। एकदम आपको एकदम ध्यान से आप लोग को समझना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहली हेडिंग आणविक या योगात्मक यौगिक पढ़ेंगे। एडिटिंग चाहे एडिशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। योगात्मक यानी कि जोड़ना है। जब विलयन दो या दो से अधिक रहते हैं तो उसमें एक साधारण आणविक अनुपात में जब उसको मिलाते हैं तो तब एक नए क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए क्रिस्टल का निर्माण होता है, और ये यौगिक आणविक या तो योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे में आपको दिया गया है फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज होता है, और 20H2O4 होता है, 24H2O होता है। अब इसको जो है आपको किस प्रकार से इसको वियोजित करना है, योगात्मक करना है। ठीक है, देखिए अब यह प्राप्त किया जाता है कैसे। अब इसमें मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूं। जैसे परिभाषा दिया गया है, जब विलयन दो या दो से अधिक, यहीं पर लिख रहे हैं, जब विलयन दो या दो से अधिक, जब विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक लवण साधारण, लवण साधारण साधारण ठीक है, साधारण आणविक अनुपात में, आणविक अनुपात में, अनुपात में मिलाए जाते हैं तो, मिलाए जाते हैं तो, ठीक है, मिलाए जाते हैं तो तब नए यौगिक के, तब नए यौगिक के, नए यौगिक के क्रिस्टल, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। वे आणविक या योगात्मक, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे में आपको दे दिया गया है कि अब मान लीजिए कि K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2 यानी कि 24H2O, 24H2O। जब इसमें हम पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में जब हम इसको मिला रहे हैं तो इसमें जल की मात्रा उतनी ही मिलाई जा रही है जितनी इसकी आवश्यकता होती है, जितना इसका अनुपात है, दोनों के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तब एक नए क्रिस्टल के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? देखिए आपको दिया गया है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। यह आपको फिटकरी प्राप्त हो गया। ये क्या है? फिटकरी है। और इसे हम कहते हैं पोटास एलम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? पोटास एलम के नाम से जानते हैं। इसी को यह अनुपात के रूप में मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि यह किस प्रकार के अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। अब इन्हीं को जब विलयन, कोई भी विलयन है, जैसे यहाँ पर
दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का ये विलयन दिया गया है। ठीक है, ये दोनों का विलयन दिया गया है। अब इन दोनों को विलयन करने के लिए हम एक इसमें 24H2O के अणु उसमें डाल देते हैं। जब डालते हैं तो एक साधारण तरीके से अनुपात में संयुक्त हो जाते हैं। जब संयुक्त होते हैं तो एक नए क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं? एक नए क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं। और जब ये नए क्रिस्टल का जब निर्माण कर देते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है आणविक, या इसको हम कहते हैं योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब इसी तरह से जैसे दे दिया गया है कि यहाँ पर और भी है एग्जाम्पल, देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ में अमोनिया NH3 और इसके साथ में आपकी H2O जब मिलाए जा रहे हैं प्लस H2O मिलाए जा रहे हैं, तब ये क्या प्राप्त हो रहे हैं? जब ये प्राप्त होते हैं, देखिए क्या प्राप्त होते हैं, आपका प्राप्त होगा बड़े कोष्टक में। ठीक है, बड़े कोष्टक में CuNH3 का होल 4 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा CuNH3 का होल 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या चीज है, अभी आपका सल्फेट बच रहा है। क्या बच रहा है? सल्फेट आपका बच रहा है, SO4 हो जाएगा और इनटू, अब इसके मात्रा में आपको जल दिया गया है तो इसके मात्रा में यह जल हमारा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2O। अब यह एक क्रिस्टल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एक क्रिस्टल, एक नए यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो अब इसी को कहा जाता है कि आणविक कहेंगे, या तो इसे हम योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिसको हम कॉपर अमोनियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर अमोनियम सल्फेट कहा जाता है इसको। यहां पर हो जाएगा कॉपर अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, कॉपर अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब यह एक क्रिस्टल के रूप में यहां पर भी प्राप्त हो गया। अब फिटकरी भी आपका क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो गया। यहां पर आपके फिटकरी जो दिया गया है यह आपके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो गया, एक नए यौगिक के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो वही कहलाता है आपका योगात्मक यौगिक कहलाता है। फिर आगे हम लोग अगला पढ़ेंगे, द्विक लवण क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? जब लवण दो, जब दो लवण, चाहे जब लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बनता है, ठीक है, वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर के बनता है तथा जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है, जिससे वह अपनी पहचान को खो देता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। अपनी पहचान को क्या करेगा? खो देगा। जैसे फिटकरी है, जब फिटकरी को जब हम तोड़ते हैं आयनित के रूप में, तो वह आयनित रूप में वह टूट जाता है और अपनी पहचान को क्या करेगा? खो देता है। वह अपनी पहचान को खो देगा। कैसे खोता है? अब यहीं पर देखिएगा, अब यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे द्विक लवण। क्या पढ़ेंगे? द्विक लवण। बहुत ही ये अच्छा आपको ये टॉपिक दिया गया है, एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है और ध्यान से आप लोग को पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विक लवण की। किसकी बात करेंगे? द्विक लवण। यहां पर दिया गया है द्विक लवण। ठीक है, द्विक लवण, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है। वह लवण जो, लिखेंगे कि वह लवण जो, वह लवण जो दो सरल, ठीक है, दो सरल लवणों से मिलकर बनता है, दो सरल लवणों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, दो सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जो जल में घुलकर, तथा जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है, सरल आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है
जिससे वह अपनी पहचान खो देता है, जिससे वह अपनी पहचान खो देता है, पहचान खो देता है, वह द्विक लवण कहलाता है, वह द्विक लवण कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। ठीक, अब क्या है कि वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है, सरल आयनों में टूट जाता है, जिससे वह अपनी पहचान खो देता है, वह द्विक लवण कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? द्विक लवण कहलाता है। जैसे में आपको दिया गया है, फिट करें, आपको दिया गया है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। अब यह दिया गया है, जब यह कहा गया है कि वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए, एक सरल लवण यह है, आपका एक सरल लवण यह है, दोनों सरल लवणों से यह मिलकर के बना हुआ है तथा जो जल में डाला जा रहा है तो यह सरल आयनों में टूट जाता है। यह क्या होगा? सरल आयनों में टूट जाता है। अब इसको तोड़ा जाएगा तो आपका 2K पर धनायन हो जाएगा प्लस। अब यहां पर दिया गया है SO4, SO4 पर आपका 2 ऋणायन हो जाता है, फिर आपका प्लस हो जाएगा आपका 3 यानी कि 2Al पर 3 आयन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है SO4, क्या दिया गया है? SO4, SO4 पे आपको दिया गया है तो यहां पर हो जाएगा प्लस 3SO4 पर 2 आयन हो जाएगा। और यहां पर जो आपको जल जो है आपका आयनित रूप में टूटता नहीं है तो यहीं पर आपका हो जाएगा प्लस 24H2O। अब बताइए कि जब यह जल में जब डाला जा रहा है तो बताइए कि आपका ये अपने पहचान को खो रहा है कि नहीं खो रहा है? पहचान को खो जाता है, यानी कि खो देता है। यह आयनों में क्या होता है? टूट जाता है, तो यह अपने आयनों को खो देता है। इसी तरह से दिया गया है और आपको दिया गया है FeSO4 एग्जाम्पल में है FeSO4 फेरस सल्फेट और आपका NH, फिर है आपका NH4 का होल ट्वाइस है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है SO4 इंटू 6H2O दिया गया है। ठीक है, अब इसको आयनित रूप में आप लोग को वियोजित करना है। आयनित रूप में आप लोग वियोजित कीजिए तो देखिए क्या क्या हो रहा है, इसमें तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यह है फेरस सल्फेट। ठीक है, यह फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। इसको हम लिखेंगे कि फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, जिसको हम मोहर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोहर के नाम से इसे जाना जाता है। इसको हम मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे? मोहर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो है इसको हमें वियोजित करना है। देखिए, इसको आयनित रूप में कैसे वियोजित करेंगे? Fe, यानी कि यहां पर दिया गया है, अब Fe है, फेरस है, फेरस पे आपका 2 धनायन होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? Fe पर 2 धनायन और प्लस SO4 पर 2 ऋणायन हो जाएगा। फिर यहां पर आपको दिया गया है प्लस 2NH4 पर आपको ऋणायनित होता है। क्या होता है? NH4 पर धनायनित होता है, आपका 1 हो जाएगा धनायनित। फिर इसके बाद है प्लस SO4 पे 2 ऋणायन और फिर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 6H2O में यह अवियोजित हो गया तो यह अपने पहचान को क्या करता है? खो देता है। यह क्या किया? अपने पहचान को खो देता है। तब इसकी स्थिति में दिया गया है कि जब अपने पहचान को खो देता है तो उसे ही कहते हैं डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? डबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह आपने देखा कि योगात्मक, यानी कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, आपने देखा उसको। अब इसके बाद जो है द्विक लवण क्या होते हैं, आपने ये भी देखा। ठीक है, अब यहां पर आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग है आपका अगला दिया गया है
संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक क्या होता है, उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? ठीक है, अब यहीं से आपका एकदम इंपॉर्टेंट होता है, अब ध्यान से आप लोग को देखना रहेगा इसमें, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। दिया गया है संकुल यौगिक, ठीक है, हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक, संकुल यौगिक या इसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, इसे कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान से, अब यहीं से आपका स्टार्ट हो गया थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, एकदम ध्यान से देखना है। ये चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ लिए आप तो समझिए कि आगे की जो भी चैप्टर रहेंगे एकदम बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी आप लोग को। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक किसे कहा जाता है? जब किसी यौगिक को जल में घोलने पर, जब किसी यौगिक को, जब किसी यौगिक को, यौगिक को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर वह आयनों में, वह आयनों में टूटने पर, वह आयनों में, वह आयनों में टूटने पर, आयनों में टूटने पर सरल आयनों के साथ, सरल आयनों के साथ, सरल आयनों के साथ जटिल आयन, सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देता है, सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी जटिल आयन भी देता है, जटिल आयन भी देता है तथा अपनी पहचान को बनाए रखता है, तथा अपनी पहचान को बनाए रखता है, पहचान को बनाए रखता है, तथा अपनी पहचान को बनाए रखता है। यह संकुल यौगिक, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। हो गया। अब यह क्या कर रहा है कि अपने पहचान को ये बनाए रखता है, कभी भी अपने पहचान को ये खोएगा नहीं। लेकिन द्विक लवण क्या था? अपने पहचान को खो दे रहा था, आयनित में टूट रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? अपने पहचान को खो दे रहा था। लेकिन यह भी आपके आयन के रूप में टूटेगा। क्या होगा? आयन के रूप में टूटेगा, लेकिन एक जटिल जो है आयन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक जटिल आयन का भी निर्माण करता है। ध्यान से देखना है, जब एक जटिल आयन का निर्माण करेगा तो वह अपने पहचान को खोता नहीं है। जैसे आपको दे दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आपको दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी कि दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, तो आपका हो जाएगा K4। ठीक है, अब यहां पर K4 आपका CN का होल 6 होता है। इसी को कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है, इसी को कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, इसी को पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है। जब यह टूटता है
तो जब किसी यौगिक को जल में घोलने पर वह आयनों में टूटने पर सरल आयन के साथ साथ जटिल आयन भी देता है। अब यह क्या टूटेगा, यह सरल आयन में टूटेगा। किस आयन में टूटेगा, सरल आयन में टूटेगा। तो यही हो जाएगा 4K पर धनायन हो जाएगा प्लस। अब यहां पर जितना ये आयन लगा हुआ है धनायन के रूप में, अब यहीं पर आपका हो जाएगा, यह आपको प्रदर्शित करेगा उतने आयन का। 4K है तो आपका 4 यहां पर हो जाएगा आपका FeCN का होल 6 पर, यहां पर हो जाएगा 4 ऋण आयन हो जाएगा। अब बताइए कि यह एक आपका सरल आयन के रूप में टूटा और यह क्या है, आपके एक जटिल आयन के रूप में वियोजित होता है। अब इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इसे क्या क्या कहा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सरल आयन। यह क्या कहा जाएगा, सरल आयन। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको जो है जटिल यौगिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, जटिल यौगिक भी कहते हैं। इसको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, संकुल यौगिक भी कहते हैं। इसको हम संकुल यौगिक भी कहेंगे। फिर इसके बाद इसे हम संकर लवण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकर लवण के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, संकर लवण के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आपका सरल आयन में वियोजित हो गया, एक जो है आपका संकुल यौगिक यानी कि जटिल यौगिक में वियोजित हो गया, तथा यह अपनी पहचान को खोता नहीं है। ठीक है, ये अपने पहचान को खोएगा नहीं। अब इसका एक जो है आपके नोट में लिखा जाता है कि उप संयोजक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें उप संयोजक या संकुल यौगिक का अध्ययन किया जाता है। अब यहीं पर आप लोग को नोट में लिखना है, यहीं पर नोट में लिख लीजिएगा, उप संयोजक यौगिक, उप संयोजक यौगिक। ठीक है, उप संयोजक यौगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उप संयोजक या संकुल यौगिक का अध्ययन किया जाता है। संकुल यौगिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब यह दिया गया है आपको संकुल यौगिक या उप संयोजक यौगिक। अब इसमें दिया गया है, इससे पहले आपने पढ़ा कि द्विक लवण क्या होता है, योगात्मक लवण यौगिक आपने पढ़ा, द्विक लवण पढ़ा आपने कि द्विक लवण यौगिक क्या होते हैं। इसमें आप लोग को देखा द्विक लवण में क्या था, वह अपने पहचान को खो देता है, लेकिन आपको संकुल यौगिक में यह अपने पहचान को खोता नहीं है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा, एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक